नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है और हम लोग शुरू करने वाले हैं वन डे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए विषय हिंदी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको गणित की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस भी पढ़ाई जाएंगी। यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप क्लासेस ज़रूर लीजिए और हमारी क्लासेस का लाभ उठाइए। और यह क्लासेस आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छी लगती है, वीडियो समझ में आता है, तो आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर भी करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, तो आज अपने हिंदी में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहला टॉपिक हमारा है भाषा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में भाषा है क्या। भाषा अगर सिंपल शब्दों में कहें तो मनुष्य अपने मन, भावों के और विचारों को प्रकट जिस माध्यम से करता है, दूसरे तक जिस माध्यम से अपने भाव और विचारों को पहुंचाता है, उस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। दोस्तों, एक तरीका और भी है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यदि आप किसी विशेष स्थान पे खड़े हैं, जैसे कोई शहर का नाम मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं कि मेरा शहर लखीमपुर में हूँ, या आप यहाँ पर उपस्थित हैं, या आप जहाँ भी हैं, किसी एक विशेष स्थान का नाम सोच लीजिए और आपको दूसरी जगह पे जाना है, जैसे कि दिल्ली जाना है। तो लखीमपुर से दिल्ली जब आप जाएंगे तो जाने के लिए आप किसी न किसी साधन का उपयोग करेंगे। जैसे वो साधन हो सकता है बाइक, रेलगाड़ी और कार। कई साधन ऐसे हैं, बस बहुत से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम लोग लखीमपुर से दिल्ली या कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो साधन है ना, जिनके द्वारा हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे हैं ना, सेम उसी प्रकार से भाषा एक व्यक्ति के मन, भावों के विचारों को दूसरे के मन और मन तक पहुंचाने का एक साधन है। सिंपल शब्दों में यदि कहें तो मनुष्य को अपने मन, भावों को और विचारों को, मन के भावों विचारों को यदि प्रकट करना होता है, दूसरे तक पहुंचाना होता है, तो वह जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। दोस्तों, भाषा है, सबसे पहले आप एक चीज तो जानते ही हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? रोना शुरू करता है। उसके बाद में हंसता है। फिर सबसे पहला कोई वर्ड बोलता है, शब्द बोलता है, तो वो क्या बोलता है? ज्यादातर माँ बोलता है। सबसे पहले जब हमारे पूर्वजों ने, जो आदि मानव और प्रागैतिहासिक काल के पहले का मानव था, उसने सबसे पहले बोलना ही तो सीखा था। अपने मन के भावों, विचारों को दूसरे तक या दूसरे एक खास व्यक्ति तक या दूसरे समूह तक अपने मन के भाव विचारों को पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्या करना सीखा था? बोलना ही तो सीखा था। बोलने के बाद में क्या हुआ? एक हमारा मौखिक माध्यम बन गया, जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचा लेते थे। फिर क्या हुआ? यदि फिर कि जब एक मानव यहां एक विशेष स्थान पे खड़ा है, एक दूसरा मानव थोड़ा दूर खड़ा है,
जहां तक इस व्यक्ति की आवाज नहीं पहुंच सकती, या फिर वह व्यक्ति आज कुछ कहना चाह रहा है, आने वाला व्यक्ति उसकी बात को सुने, लेकिन वह व्यक्ति बहुत दूर है, तो वो जब तक आएगा तब तक हमारी आवाज पास में समाप्त हो जाएगी। जैसे कि हमने कोई भी धुन बोली, कोई भी वाक्य बोला, तो हमारी आवाज तुरंत ही अस्तित्वहीन हो जाती है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसके अस्तित्व को स्थायी रूप देने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया, उस माध्यम का नाम है लिखित भाषा। ठीक है दोस्तों, या छोटे छोटे ध्वनियां, किसी भी भाषा में सबसे मुख्य जड़ होती है उसकी धुन, छोटी सी ध्वनि इसका मूल है। जैसे कि यदि हम बोले कि कला, तो क प्लस आ, ल प्लस बड़ा आ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी क्या है, ध्वनि है। इन ध्वनियों को एक विशेष चिन्ह दे दिया गया। क्या किया गया, रुको हम आपको लिख के बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ध्वनि थी, छोटी ध्वनि, इसका हम जरा वो चेंज कर लेते हैं, कलर। छोटी क्या कर दिया गया, एक विशेष चिन्ह दे दिया गया, विशेष चिन्ह दे दिया गया। और उस चिन्ह को क्या कहा गया, या कहा गया, जो छोटी ध्वनि थी उस ध्वनि को क्या कहा गया, प्रतीक उसका दे दिया गया वर्ण, उसको क्या बोला गया, वर्ण। फिर वर्णों से क्या बने, वर्णों को जब युग्मों को हमने एक साथ मिलाया तो क्या बने, और शब्दों को जब हम लोगों ने आपस में लिखा तो बना शब्द बंध। उसके बाद में जब कई शब्द बंध मिले तो उसका क्या नाम हो गया, वाक्य। यहां पर समझिए, जो ये छोटी ध्वनि लिखी हुई है, छोटी ध्वनि का मतलब जैसे हमने बोला क, आपने सुना, इसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन इसको क्या किया गया, स्थायी रूप देने के लिए इसको एक विशेष चिन्ह दे दिया गया। वो उस चिन्ह को हमने विशेष प्रकार से लिखा। देखिए किस तरीके से लिखा गया होगा। हमने धुन बोली थी क, उसको इस तरीके के प्रतीक के रूप में लिख लिया गया। इसी प्रकार से कई ध्वनियां च, छ, ज, झ, बाकी पूरे वर्णमाला की सभी ध्वनियों को एक विशेष चिन्ह दे दिया गया, और चिन्ह देने के बाद में एक समूह में इकट्ठा करके उनको एक साथ लिखा गया। और उस समूह को क्या बोला गया, वर्णमाला। इसको क्या बोला गया, हमने अभी बताया, ये वर्ण अथवा अक्षर है। और जब इनको एक सभी को अलग अलग करके एक साथ लिखते हैं तो हो जाता है हमारा वर्णमाला। इसके बारे में दोस्तों हम आपको विधिवत इसकी कल क्लास चलाएंगे। ठीक है, इसकी पूरी कल क्लास होगी। और अब हम आगे देखते हैं। और दोस्तों, जैसे कि जब प्रतीक दिए गए तो इस प्रतीक को देना, इस लिखावट को हमने क्या बोला गया, इस लिखावट को दोस्तों बोला जाता है लिपि। छोटी सी जो धुन थी मनुष्यों ने उसको एक विशेष रूप दे दिया, प्रतीक दे दिया। उस प्रतीक को तो वर्ण अक्षर बोला जाएगा,
लेकिन जिस तरीके से उसको लिखा गया, उस लिखावट को क्या बोला गया? लिपि। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार पीडीएफ पे समझा देते हैं। यदि आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं और आपको आपकी कमेंट को पढ़ के मैं अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि जब कोई भाषा को अपने मन और भाव के विचारों को दूसरे से प्रकट करता तो इसके कितने रास्ते हैं? इसके 3 रास्ते हैं। पहला तो है मौखिक यानी बोलकर, बोलचाल की भाषा। दूसरा है लिखित यानी लिख करके। तीसरा है संकेतों के द्वारा। तो संकेतों के द्वारा जो हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, इसमें इतनी सार्थकता नहीं है। यानी कि जो हम पूर्णतः दूसरे व्यक्ति से कहना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारे इशारों के द्वारा हमारे मन के अंदर के भावों और विचारों को आसानी से समझ नहीं पाता है। इसलिए इस जो संकेतों के द्वारा वाला माध्यम है, इस माध्यम को मुख्य माध्यम से हटा दिया गया। तो भाषा के कुल कितने माध्यम हैं? अब मुख्य 2 माध्यम है। पहला कौन सा है? पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख लीजिए, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे बना है जिसका अर्थ है कहना अथवा प्रकट करना। तो कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो कि आखिर भास धातु क्या है। ये धातु शब्द यहाँ पे शायद परेशान कर रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि धातु का मतलब यहाँ पे है जड़ से, मूल से। जैसे जो ये भाषा शब्द है, भाषा शब्द छोटी छोटी ध्वनियों से बना है, लेकिन भाषा भाष शब्द से मिलकर बना है। भाष शब्द से क्यों? क्योंकि भाष शब्द का एक सार्थक अर्थ है, और वह सार्थक अर्थ क्या है? कहना, प्रकट करना। तो ये क्या हो गया? भाष शब्द जो है, भाष शब्द ये इसका मूल है, इसकी जड़ है, इसकी शब्द की, भाषा शब्द की। ये इसको कहा गया है। धातु शब्द का मतलब होता है मूल। यहाँ पे मैं लिखी भी दे रहा हूं, देखो। तो मतलब होता है मूल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भावों या विचारों को प्रकट करने के मुख्य 2 साधन हैं। पहला बोलकर तथा दूसरा लिखकर। कभी कभी हम इशारे या संकेतों से भी विचारों को प्रकट करते हैं। अतः मनुष्य 3 प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करता है। लिखित, पहला तो मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा संकेतों के द्वारा। हमने आपको अभी बताया था कि 3 प्रकार से हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे से प्रकट कर सकते हैं, मगर मुख्यतः हमारे 2 ही तरीके माने जाते हैं। पहला लिखित, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है। व्याकरण में संकेतों को भाषा के रूप में स्थान नहीं दिया जाता, अतः विचारों को प्रकट करने की 2 प्रक्रियाएं, बोलना तथा लिखना ही व्याकरण में स्थान पाते हैं। इस प्रकार भाषा के मुख्यतः 2 ही रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि दोस्तों आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमको हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अच्छी वीडियो लाएंगे। दोस्तों तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना अवश्य भूलें ना। ठीक है दोस्तों, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता कि आप अगर लाइक करेंगे तो आपका कोई पैसा जा रहा है, सब्सक्राइब करेंगे तो कोई आपका पैसा जा रहा है। तो प्लीज़ कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहीं पर देखिए, पहला क्या था? मौखिक। मौखिक भाषा बोलचाल का रूप होती है। मानव ने सर्वप्रथम भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग करना सीखा था। मौखिक का मतलब उच्चारित, मतलब जो हम लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है,
उच्चारित भाषा की आधारभूत इकाई मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि। मैंने अभी बताया था, जैसे छोटी छोटी ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों के योग से बनी एक सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि का मतलब ये होता है कि जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे हमने अभी कहा शब्द आम, तो इसका जैसे हमने आम बोला तो आपको तुरंत दिमाग में आया होगा कि आम इस तरीके का होता है। तुरंत आपका दिमाग उसी जगह पे पहुंच गया कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि आम कैसा होता है, किस तरीके से दिखता है, सारी चीजें आपके मन में तुरंत आ गई होंगी। सेम वैसे ही जैसे कि आम का सार्थक अर्थ है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। और प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जैसे क, ख, ग, घ, अ, आ, ई सभी ये ज्ञ तक क्या है, वर्ण है ना। तो ये सभी सभी छोटी छोटी ध्वनियां ही तो हैं। इनको हम लोगों ने प्रतीक के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है। इन ध्वनियों के परस्पर योग विभिन्न शब्दों को जन्म देते हैं। इन ध्वनियों को योग ही तो शब्दों को जन्म देते हैं। जैसे कि हमने आम अभी बोला था, तो आम में कितने वर्ण हो गए? तो पहला तो आ, देखिए यहाँ पर लिख के देखिए, आम शब्द में हो गया पहला आ, दूसरा म प्लस अ। देखो 3 वर्ण हो गए। इनको जब आपस में मिला करके हम लोग बोलते हैं तो हो गया शब्द। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह शब्द वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे ये जो शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को योग से हम लोग क्या बनाते हैं, वाक्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला तो हो गया मौखिक रूप। अब दूसरा हम लोग देखेंगे लिखित। लिखित क्या होता है? लिखित मन के भावों तथा विचारों को जब हम लिख कर या प्रकट किया जाता है तो यह भाषा लिखित रूप कहलाती है। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें वर्ण और अक्षर कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया ही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिपि। लिपि के बारे में भी हमने आपको बताया भी, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। मौखिक अथवा उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए, मतलब कहने का ये है, जैसे कि हम अभी जो चीजें बोल रहे हैं वो सारी चीजें, अब तो खैर डिजिटल जमाना है, डिजिटल चीजें हो गई तो हमारी बात रिकॉर्ड हो सकती है, जिसके जिसके कारण आप लोग हमारी बात को सुन पा रहे होंगे। अब ये वीडियो हमेशा रहेगी, तो जब जब कोई वीडियो देखेगा तब तक हमारी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन तब ये माध्यम उपलब्ध नहीं था, तो सीधे सीधे लोग जैसे कोई चीज़ बोलते थे तो तुरंत आवाज़ बोलने के बाद में जितने लोगों ने सुना वो तो सुन लिए, उसके बाद में वो आवाज़ इसी ब्रह्मांड में विलीन हो जाती थी। फिर क्या हुआ? तो लोगों ने सोचा कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम अभी किसी व्यक्ति को अपने मन के भावों और विचारों को किसी बात को बताना चाह रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति तो बहुत दूर बैठा है, तो हम अपने की बात उस तक कैसे पहुंचाएं? तो पहले तो लोग पत्रों के द्वारा लिखते थे, लिख करके पहुंचाते थे। अब तो खैर डिजिटल जमाना है, तो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे बहुत से ऐसे माध्यम हो गए जिसके तहत हम लोग अपनी मन के भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, जो सार्थक ध्वन हो गई, जो सार्थक ध्वनियाँ थी छोटी छोटी, उनको एक विशेष चिन्ह दे दिया गया। जो चिन्ह देना ही था उसी को तो लिप कहते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था, क आवाज छोटी ध्वन हो गई, और का को यहाँ देखिए, हाँ क लिख दिया। इस तरीके से जब लिखा हमने, उसको प्रतिनिधि के रूप में इस का को प्रेजेंट किया, तो ये हमारा हो गया लिपि। यहीं पे यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मौखिक अथवा उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। ठीक है, प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की इस व्यवस्था को लिपि नाम दिया गया। ठीक है, अर्थात मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिस ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही लिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। और दोस्तों, संस्कृत और हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास उस प्राचीन लिपि से हुआ है जिसे ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त मराठी और नेपाली में देवनागरी लिपि बाईं से दाहिनी ओर को लिखी जाती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि देवनागरी लिपि हमारी किधर से किधर को लिखी जाती है, कि बाएं से दाहिने। जैसे हम कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि देखिए, जैसे हम लिखना चाह रहे हैं कि रमेश
गया। देखो हमने किधर से लिखा, बाएं से दाहिनी, यहाँ इधर से शुरू किया और इधर को लिखा, तो ये क्या हो गया, बाएं से दाहिनी तरफ को जो लिखी जा रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं देवनागरी लिपि। ये देवनागरी लिपि हमारी बाएं से दाहिनी तरफ को ही लिखी जाती है। इसी तरीके से संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, ये सभी चीजें एक बाएं से दाहिनी तरफ को लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और बताना है, सबसे हमारी प्राचीन भाषा कौन सी, सभी को पता है? प्राचीन भाषा हमारी है संस्कृत। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और हिंदी हमारी उसी से परिनिष्ठित होकर आई है। संस्कृत संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आई थी? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा आई थी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद में कौन सी आई थी? अपभ्रंश। इसके बाद में कौन सी आई थी? अवहट्ट। इसके बाद में हमारी भाषा कौन सी आई? हिंदी। बाद में हमारी आई हिंदी। ठीक है दोस्तों। संस्कृत में हमारे क्या लिखे गए हैं आप सभी जानते हैं, वेद, पुराण। पाली भाषा तो सभी जानते होंगे क्योंकि ये महात्मा ने हमें महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। फिर उसके बाद में उसका दूसरा रूप बदल गया, तो क्या हो गया? प्राकृत भाषा। इसमें महावीर स्वामी, फिर स्वामी ने उपदेश दिए। इस भाषा में किसने उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने। अवहट्ट भाषा का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। लिख लीजिए यहाँ पे। हुआ रूप मतलब प्राकृत भाषा, जैसे पहले संस्कृत चलती थी, उससे उसके बाद में आई पाली, पाली के बाद में आई प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश भाषा, उसके बाद में अवहट्ट भाषा के होते हुए हमारी हिंदी आ गई। ठीक है दोस्तों। अब भाषा को हिंदी नाम किसने दिया, ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में एक नदी है, इसका नाम है सिंधु। जब विदेशी लोग हमारे भारत में आए तो उन्होंने क्या, सिंधु नदी के किनारे जितने लोग बसते थे और जिस सिंधु नदी थी उसके नामों को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। कैसे? वो लोग क्या करते थे, जो उच्चारण करते थे तो सा का उच्चारण क्या करते थे वो लोग? हा करते। यानी जहां पे भी बोलना होता था शरबत, यहाँ पे भी बोलना होता था शरीर या सिंधु, यहाँ पे बोलना होता था तो वहां पे ये लोग क्या बोलने लगे? हिंदू। यानी जितने लोग सिंधु के पास रहते थे उसको क्या बोलने लगे? हिंदू। यानी कि ये जितने लोग हैं वो सब हिंदू हो गए। और जो ये हिंदू थे, जिनको इन लोगों ने हिंदू कहा, उनकी जो भाषा थी उस भाषा को ये लोग क्या कहने लगे? हिंदी। यहां से इस शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है। हिंदी शब्द हमारा किस भाषा का शब्द है? फारस का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी का शब्द है। समझ में आया? अगर यदि दोस्तों आपको समझ में आया तो आप लाइक करें, प्लीज लाइक कर दीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, प्लीज लाइक कर दीजिए।
आती है। हिंदी भाषा, इसके बारे में व्युत्पत्ति देख लीजिए। अभी हमने आपको बताया भी कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। अभी हमने आपको बताया भी, कुछ विदेशी लोग सा का उच्चारण हा करते थे, इस कारण सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू हो गया, अतः हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा हिंदी कहलाई। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैं आपको अभी बता भी दिया हूं। और दोस्तों एक चीज और भी है, अपने भारत देश में आप एक चीज जानते भी हैं कि हमारी जो हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसको संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया है। संविधान ने इसको राजभाषा का दर्जा दिया है। और एक चीज और भी है, हमारी जो हिंदी है ये एकमात्र भाषा ना होकर के एक भाषा समूह है। मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे बोल दिया गया कि ये सिर्फ एक है, वो एक ही तरीके से बोली जाती होगी, लेकिन अपने यहाँ हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। बोलते सभी लोग हिंदी हैं। कई बहुत से क्षेत्र हमारा ऐसा है, जैसे यूपी है, बिहार है, इन जब सभी जगहों में ज़्यादातर हिंदी ही तो बोली जाती है। और हिंदी लेकिन क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। जैसे कहीं पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा लंबा खींच करके बोला जाता है। जैसे बोला गया हमारे लखीमपुर में, यदि आप आएंगे तो आपको सीधा हिंदी के करीबी शब्द यूज किया जाता है। जैसे कि दुकान शब्द लिखा जाता है तो हमारे यहाँ दुकान ही बोला जाता है। और यदि आप बलरामपुर चले जाएंगे, यहाँ से 2 जिला छोड़ के 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ यदि चले जाएंगे तो आपको दुकान शब्द का जो उच्चारण है वो लोग दुकान नहीं करते हैं, लिखेंगे दुकान ही। लिखा पढ़ी में जो भी होता है लिखित में वो दुकान लिखेंगे, लेकिन क्या करते हैं, दुकान ही बोलते हैं। बोलते वो भी हिंदी है, बोलते लखीमपुर के लोग भी हिंदी हैं, मगर उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है। तो हमारी हिंदी भाषा कई छोटी छोटी अन्य तरीके की भाषाएं हिंदी में बोली जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हिंदी जो है एकमात्र भाषा न होकर के बल्कि भाषा समूह है, जहां हमारे भारत में उपभाषाएं बोली जाती हैं, उपभाषाएं भी हैं, बोलियां भी हैं, उपबोलियां भी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे वही चीज लिखी भी है, हिंदी भाषा एक भाषा मात्र न होकर एक भाषा समूह है, जिसमें अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां तथा उपबोलियां सम्मिलित है। हिंदी संविधान द्वारा स्वीकृत भारत की राजभाषा है। ठीक है दोस्तों आज के लिए हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, और आगे अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम विधिवत चर्चा करेंगे कि वर्ण विचार, वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर किस तरीके से बोले जाते हैं, कौन कौन से अक्षर और वर्ण कौन कौन से अक्षर स्वर हैं, कौन व्यंजन है, कौन अंतस्थ है, कौन उष्म है, कौन स्पर्शी है, कौन काकल्य है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से हम आपको बताएं दोस्तों कि हमारी क्लास को ज्वाइन करिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। और आप जिस भी चीज़ की तैयारी करें, चाहे यूपीपी कांस्टेबल हो या एसएससी जीडी या बहुत से अन्य एग्जाम हैं, तो उसमें आप हमारी क्लास को अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।